मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे निमराज सुंडा 14th एडिशन बुक की यूनिट 6 दैट इज़ अचीवमेंट ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। पहले हमारा आया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये क्या होता है? द क्रॉप्स इन विच वन और मेनी ऑफ इट्स ट्रेड्स आर अल्टर्ड और एनहांस्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग नोन एज जीएम क्रॉप्स। दैट इज़ बीटी कटन, जीएम मस्टर्ड, गोल्डन राइस, ये सब है। देन हमारा बीटी कटन क्या है? Bacillus thuringiensis is a soil bacterium that produces protein lethal to insect larva affecting the digestive system of bollworm। जो इंसेक्ट हमारे बॉलवर्म को हानि पहुंचाता है उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ये एक्टिव होता है। ओके, वो ये एक सॉइल बैक्टीरियम से प्रोड्यूस होता है जो है कि हमारा बासिलस thuringiensis। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट इज CRY1AC जीन। देन हमारे GM cotton इज द ओनली क्रॉप परमिटेड बाय GAC। ओके, under that is genetic engineering approval committee under Ministry of Environment and Forestry in India। बीटी कटन फास्ट फॉर्मेटेड ऑन, ये पहले इंडिया में कब आया? मार्च 2002 में GAC के द्वारा परमिट हुआ इंडिया में। बीटी कटन वेराइटी डेवलप बाय माहिको, MECH12, MECH162, MECH184 फॉर साउदर्न स्टेट एंड RCH134, RCH138 सुइटेबल फॉर नॉर्थ इंडिया। ओके, ये है कॉटन के लिए। साउथ स्टेट में MECH सीरीज़ एंड नॉर्थ में RCH सीरीज़। देन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना हैज़ डेवलप कंट्रीज फास्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी वेराइटी ऑफ कॉटन। इंडिया में पहले कौन किया था? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। ओके, वर्ल्ड में कौन किया था? माहिको एंड मंसांटो, माहिको ने किए थे। देन हमारे वो वेराइटी ऑफ कॉटन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेवलप किए थे। द स्पेशल एडवांटेज ओवर existing MNC that private sector seed is the seed of which could be reused by farmer। देखिए, हमारा हाइब्रिड सीड को फार्मर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते फिर क्रॉप उगाने के लिए, पर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम रीयूज कर सकते हैं फार्मर, रिजल्टिंग इन सेविंग द रिपीटेड कॉस्ट दे हैव टू बियर एवरी सीजन। तो उनका कॉस्ट बच जाता है। दिस टाइप ICAR आइडेंटिफाई 3 बीटी कटन वेराइटी आउट ऑफ 3 वेराइटी टू नेमली पाऊ BT1 एंड F1861 डेवलप फ्रॉम पाऊ। ओके, 3 बीटी कटन वेराइटी डेवलप किए थे जो कि हमारा पाऊ से, वो हमारे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारा आया था PAU BT1 एंड F1861, और एक SKRAU बीकानेर राजस्थान से निकला था RS 2013 डेवलप हुआ था। फिर ऑल द 3 वेराइटी कैरी CRY1AC जीन इम्पार्टिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट bollworm complex। In world, first generation of BT cotton was came in 1996 and known as Balgard 1। Mahiko collaborated with Monsanto to develop BT variety Balgard 1 using CRY1AC gene। ओके, ये इंडिया में माहिको एंड मंसांटो ने डेवलप किए थे फर्स्ट टाइम, जो कि बॉलगढ़ 1 यूजिंग CRY1AC जीन। और PAU से पहला बीटी कटन वेराइटी हमारा इंडिया में निकला था, दैट इज़ पाऊ BT1 एंड F1861। देन हमारा रिसेंटली बीटी कटन वेराइटी डेवलप्ड एज एक बॉलगढ़ 2 आया है, हैविंग बोथ द जीन्स CRY1AC एंड CRY2AB जीन्स 2006 में, विच इज़ नोन एज सेकेंड जनरेशन ऑफ बीटी कटन। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वॉज बीटी टबाको। वर्ल्ड में फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन है? बीटी टबाको, जो कि 1987 में आया था। सेकेंड ट्रांसजेनिक क्रॉप वॉज टमाटो फ्लावर सावर वेराइटी 1994 में। फिर कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए फर्स्ट कंट्री कौन है? USA, रैंक 1 में है। इंडिया हमारा 5th पोजीशन में आता है अकॉर्डिंग टू 2023 डाटा। देन पहले आता है USA, देन ब्राज़ील, देन अर्जेंटीना, देन कनाडा, देन इंडिया। दैट इज़ आप UBAC ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, इंडिया। देन पोजीशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन वर्ल्ड इन एरिया में क्या? SMCC याद रखिए। एरिया किसका ज़्यादा है? सबसे सोयाबीन, ट्रांसजेनिक प्लांट में सोयाबीन का ज़्यादा है, जो कि 48.27% है। मेज का 32.1% है, कॉटन का 13.5% है, एंड कैनोला का 53% है। ओके, देन हमारा मोस्टली GM ट्रेड्स आर यूज्ड एज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट।
मोस्टली GM ट्रेट यूज फॉर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, देन फॉलोड बाय क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट ट्रेट। ओके, इसको HQI याद रख सकते हैं। ज़्यादा यूज़ होता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट के लिए, देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए सेकेंड रीज़न, देन इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट के लिए। टोटल एरिया अंडर ट्रांसजेनिक इन वर्ल्ड 1996 में हमारा रिकॉर्ड किया गया था कि टोटल एरिया अंडर ट्रांसजेनिक 1.7 मिलियन हेक्टर, एंड इन 2019 it become 270 million hectare. Then genetically modified mustard, these are glyphosate resistant mustard developed by ProAgro Seed Company Limited, an ancillary company of Bayer Crop Science Germany. ओके, ये ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट मस्टर्ड है जो डेवलप किया गया था किसके द्वारा? प्रोएग्रो सीड कंपनी लिमिटेड, एन एंसिलरी कंपनी ऑफ बेयर क्रॉप साइंस जर्मनी। ओके, देन हमारा धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11, इट इज़ ए GM हाइब्रिड मस्टर्ड। ठीक है, देन हमारा आया गोल्डन राइस, इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, इट इज़ हैविंग beta-2 carotene, that is precursor of vitamin A rich rice. It was engineered from normal rice by Ingo Potrikos and Peter Bayer in 1990 to prevent vitamin A deficiency in humans. Okay, then हमारा ये हुआ था vitamin A deficiency को prevent करने के लिए। That's why Ingo Potrikos is known as father of golden rice. Then super rice developed by Dr. Gurudev Singh Khus, GS Khus at IRRI, which would bring an improvement of 25% of over present day variety. Okay, इसमें हमारा 25% ज़्यादा मीन्स इम्प्रूवमेंट yield आता है सुपर राइस से। देन हाइब्रिड राइस, फर्स्ट टाइम in world, China developed hybrid rice in 1974 by Professor Lang Ping Yuan. He is known as father of hybrid rice. Then India is the second to develop hybrid rice after China. First variety, that is MGR1, earlier named as CORH1, developed first by TNU Coimbatore, and PRH1 and PRH6 developed by IRI. Okay, हमारा चाइना में पहला आया था हाइब्रिड राइस, सेकंड आया था इंडिया में। इंडिया में क्या पहला वैरायटी आया था? MGR1 जो डेवलप किया गया था TNU के द्वारा। सेकेंड में हमारा PRH1 एंड PRH6 आया, डेवलप बाय IRI। देन हमारा हाइब्रिड मस्टर्ड डेवलप्ड बाय DRMR, डायरेक्टर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर राजस्थान। वेराइटी डेवलप बाय DRMRR NRC HP 506, फास्ट हाइब्रिड मस्टर्ड इन इंडिया। देन हमारा अदर इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, इट इज़ जेनेटिक मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड विच डेवलप्ड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, DMH11 हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था, एंड हमारा NRC HP 506 इंडिया में फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड। ओके, ये है हाइब्रिड मस्टर्ड, एंड ये जो DMH11 है हमारा जेनेटिक मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड। ओके, देन हमारा सुपर व्हीट, द रिसर्च इन सुपर व्हीट इज इन प्रोग्रेस एट DWR कर्नल। It was expected to come by 2005, yield increase 15 to 20%. Okay, then Green Revolution. The term Green Revolution was coined by William S. Goode in 1968 of USAID, then to describe productivity waste improvement in food production, particularly in wheat and rice के production improvement के लिए ये हुआ था। ये term किसने दिया ना? Green Revolution विलियम एस गोड ने। पर एवरग्रीन रिवोल्यूशन किसने दिया था? MS स्वामीनाथन जी ने। आगे पढ़ेंगे हम। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन कंपोनेंट क्या क्या था? मेन कंपोनेंट्स इन ग्रीन रिवोल्यूशन आर हाई यील्डिंग वेराइटी, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स। एवरग्रीन रिवोल्यूशन, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर MS स्वामीनाथन to denote the green revolution based on sustainable method of crop intensification and diversification. Okay, ये क्या कहते हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं बेस्ड ऑन सस्टेनेबल मेथड ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एवर ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म दिए थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने, ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म दिए थे विलियम एस गोड ने। फिर हमारा वर्टिकल रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, जो क्या होता है ना, ये मैक्सिमाइज करता है प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया। हम वर्टिकली करते हैं ना, तो वर्टिकल एरिया भी यूज़ होता है, तो इसलिए मैक्सिमाइज प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, हाई प्रोडक्शन इनपुट एंड इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देन हमारा आया रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर, अदर रिवोल्यूशंस। वाइट रिवोल्यूशन हुआ था मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उसके अंडर ऑपरेशन फ्लड काम किया था। ब्लू रिवोल्यूशन हुआ था फिश प्रोडक्शन के लिए।
ब्राउन रिवोल्यूशन हुआ था फूड प्रोसेसिंग एंड लेदर प्रोडक्शन के लिए। ग्रे रिवोल्यूशन हुआ था फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। येलो रिवोल्यूशन हुआ था ऑयल सीड प्रोडक्शन और मस्टर्ड के लिए। इसका फादर थे सैम पिट्रोडा। रेड रिवोल्यूशन हुआ था टमाटर एंड मीट प्रोडक्शन के लिए। पिंक रिवोल्यूशन हुआ था प्रन एंड ओनियन प्रोडक्शन के लिए। ओके, रेड हुआ था टमाटो एंड मीट के लिए। पिंक हुआ था प्रन एंड ओनियन के लिए। गोल्डन रिवोल्यूशन हुआ था फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन के लिए। राउंड प्रोडक्शन हुआ था पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर रिवोल्यूशन हुआ था एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। ब्लैक रिवोल्यूशन हुआ था बायोफ्यूल और जैट्रोबा प्रोडक्शन के लिए। ऑरेंज रिवोल्यूशन होता है साइट्रस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन होता है जूट प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन होता है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। रेनबो रिवोल्यूशन होता है ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। देन आलमंड और बादामी रिवोल्यूशन होता है स्पाइसी प्रोडक्शन के लिए। प्रोटीन रिवोल्यूशन हुआ था पल्सेस प्रोडक्शन के लिए। साफ्रन रिवोल्यूशन हुआ था सोलर एनर्जी के लिए। स्वीट रिवोल्यूशन हुआ था बी कीपिंग के लिए। प्रवानी कांति, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ ओकरा। ओके, देन इंडिया शेयर इन वर्ल्ड। टोटल जोग्राफिकल एरिया में इंडिया कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड को 2.4%। पॉपुलेशन में इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 17.5% टू द वर्ल्ड। लाइफ स्टॉक में इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 15% टू द वर्ल्ड। देन फॉरेस्ट में 1.5% टू द वर्ल्ड। देन वाटर रिसोर्सेज में इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 4% टू द वर्ल्ड। देन इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर। फर्स्ट पोजीशन इन मैंगो प्रोडक्शन, बनाना प्रोडक्शन, कैस्यू प्रोडक्शन, कोकोनट प्रोडक्शन। देन हमारा टोटल इरीगेटेड एरिया, टोटल पल्सेस प्रोडक्शन, टी एंड स्पाइसेस प्रोडक्शन, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, जूट एंड आइलिड फाइबर प्रोडक्शन। देन हमारा सेकेंड पोजीशन में आएगा हमारा व्हीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड देन फ्रूट प्रोडक्शन। सेकेंड में और कौन कौन आएगा? वेजिटेबल प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन। थर्ड पोजीशन में आएगा हमारा टबाको प्रोडक्शन। फोर्थ पोजीशन में नेचुरल रबर जो कि शेयर करता है 8.5%। इन कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया है 7th पोजीशन 2020 में, वाइल ब्राज़ील स्टैंड फास्ट प्रोडक्शन, मैंने फर्स्ट पोजीशन इन प्रोडक्शन। ओके, कॉफ़ी में ब्राज़ील फर्स्ट है, 7th में इंडिया आता है, 4th में नेचुरल रबर आता है। मीन्स इंडिया का पोजीशन नेचुरल रबर के लिए 4th पोजीशन में आता है। देन हमारा पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड इन इंडिया। एक्सपोर्ट कमोडिटी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटी क्या है? पहले हमारा राइस ज़्यादा है, एक्सपोर्ट करते हैं राइस, देन कैस्यू, देन व्हीट, देन टी, देन टबाको। देन इंपोर्ट कमोडिटी में क्या है? एग्रीकल्चर इंपोर्ट कमोडिटी में वेजिटेबल ऑयल, कैस्यू, पल्सेस, फ्रूट्स। ओके, वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस, कैस्यू, पल्सेस, फ्रूट्स। देन यूएन्स इंटरनेशनल ईयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। 2004 इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, 2005 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स। ओके, then 2006 desert and desertification, 2007 water, 2008 potato, 2009 fiber, 2010 biodiversity, 2011 forest, 2012 cooperative, 2013 water cooperation, 2014 family farming, 2015 soil, 2016 में पॉलिसीज़ का, 2017 में सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, 2019 में हुआ था इंडिजिनस लैंग्वेजेस का, देन 2020 में प्लांट हेल्थ का, 2021 में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, 2022 में आर्टिसनल फिशरी एंड एक्वाकल्चर का, 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हुआ था, पर 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट हुआ था। ओके, देन हमारा 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स हुआ था, 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन हुआ था, 2026 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट लैंड, एंड 2026 में और क्या हुआ था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, राइस का याद रखिए 2004 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2004 राइस का इम्पोर्टेंट है, और पोटैटो का 2008 है, और हमारा सॉइल का 2015 है। ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का 2021 है, मिलेट का 2023 है, तो सब याद रखना चाहिए। ओके, देन हमारा इम्पोर्टेंट डेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आता है। 24 जनवरी को यूपी डे मनाए जाते हैं।
और 15 जनवरी को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाते हैं। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान डे मनाते हैं। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। 16 जुलाई को आइसर डे मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। 16 अक्टूबर को उसके एक महीने पहले वर्ल्ड फूड डे। 16 सितंबर को ओजोन डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। देन 4 दिसंबर को वुमेन इन एग्रीकल्चर डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। 23 दिसंबर को किसान डे, बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह। ओके, इतना बस, ख़त्म चैप्टर।